गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी एस ब्लॉक के रासायनिक गुणधर्मों को आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणों की बात कर ली थी। उसमें हमने घनत्व देखा था, आयनन ऊर्जा देखी थी और बहुत सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन सबको डिटेल में पढ़ा था। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और जो भी विद्यार्थी मेरा ये वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा। और जो भी आपको डाउट आता है तो हमें इंस्टाग्राम जेड केमिस्ट्री बाई केवी पे फॉलो करें, वहां पे मैसेज करें जो भी आपका डाउट है और जो भी आपको क्वेश्चन सीट या जो भी आपको पीडीएफ चाहिए हमें जरूर बताइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक। तो देखिए एस ब्लॉक की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों को साथ ही समझेंगे। देखिए काफी बच्चों के साथ ये दिक्कत हो रही है, किसी को मैं हिंदी में पढ़ाऊं तो इसे इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में पढ़ाऊं तो हिंदी नहीं आ रही है। तो देखिए दोनों पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि काफी बच्चे इंग्लिश के और काफी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। तो मैंने क्या किया है, दोनों वर्ड लिखने की कोशिश की है। मैं जो बोलूँ अगर मैं हिंदी में बोलूँ उसके बाद इंग्लिश का मीनिंग बोलूँ तो आप अपने नोट्स में उसे लिख लीजिए कि हाँ ये वर्ड बोला है और ये वर्ड इसका होगा और ये हमें समझाया जा रहा है। तो हिंदी इंग्लिश में आप वो कंफ्यूज ना हो, मैंने एक एक वर्ड साथ में लिखा है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें देखिए इधर मैंने लिखा है क्षारीय धातु यानी एल्कलाइन मेटल्स और इधर लिखा है मैंने क्षारीय मृदा धातु क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखिए जो क्षारीय धातुएं होती है वो बहुत अधिक क्रियाशील होती है। ये जो क्षारीय धातुएं होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, क्रियाशील। तो इधर हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि एल्कलाइन मेटल्स होती है जो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती है, जबकि क्षारीय मृदा धातुएं इनकी तुलना में कम क्रियाशील होती है। तो क्या लिखेंगे हम, कम क्रियाशील। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारी कि जो क्षारीय धातुएं होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होती है, जबकि जो क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है वो इनकी तुलना में थोड़ी कम क्रियाशील होती है। तो देखिए अब ये क्रियाशील ज्यादा है तो हमें यहाँ पे क्रियाशीलता का क्रम देखना पड़ेगा कि कौन सी मेटल है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, क्रियाशीलता का क्रम। तो देखिए जो आपके लिथियम जो मेटल है, कौन सी, लिथियम, वो क्या होती है, सबसे कम क्रियाशील होती है इस ग्रुप में। फिर क्रियाशीलता का क्रम बढ़ता जाता है, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो अब देखिए यहां से आपके क्वेश्चन ये बन सकता है कि फर्स्ट ग्रुप में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी आपकी, सीजियम। और फर्स्ट ग्रुप में यानी क्षारीय धातुओं में से सबसे कम क्रियाशील कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लिथियम। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम बताइए या घटता हुआ क्रम बताइए। तो ये आपकी क्रियाशीलता का क्या क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ यानी जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्रियाशीलता कंटिन्यूस क्या होती है, बढ़ती है। क्रियाशीलता इसकी बहुत ही ज्यादा होती है, इस कारण ये प्रकृति में मुक्त नहीं पाए जाते। क्रियाशीलता देखिए बहुत ही ज्यादा है। अगर हम इन्हें हवा में खुला छोड़ेंगे तो ये क्या पकड़ लेंगे, आग पकड़ लेंगे। इसलिए हम इन्हें प्रकृति में मुक्त खुला नहीं छोड़ सकते। तो क्या लिखेंगे हम, इन्हें प्रकृति में मुक्त नहीं रख सकते। तो ये हो गई हमारे क्रियाशीलता क्षारीय धातुओं की। अब हम बात करते हैं क्षारीय मृदा धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। तो देखिए इसमें भी क्रम देखना पड़ेगा। तो क्षारीय मृदा धातुएं होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, बेरिलियम से। तो इसमें भी वही क्रम होगा, बेरिलियम की क्रियाशीलता सबसे कम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
ये क्या हो गई, क्रियाशीलता का क्रम हो गया हमारे किसमें, क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल में। हमने देखा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और इसे भी हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, और ये क्या हो गई हमारी बढ़ती हुई क्रियाशीलता। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातुओं में से सबसे कम क्रियाशील कौन है, तो वो कौन हो जाएगा, बेरिलियम। और सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, तो हो जाएगा बेरियम, Ba। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे क्रियाशीलता की। अब हम यहाँ पे क्रियाशीलता में एक और बात कर सकते हैं कि क्रियाशीलता को हमने कैसे डिसाइड किया, क्या क्राइटेरिया रखा। तो देखिए जो क्रियाशीलता का क्राइटेरिया होता है वो है आयनन ऊर्जा। क्या है, आयनन ऊर्जा की जो क्रियाशीलता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनन ऊर्जा के, यानी जितनी ज्यादा आयनन ऊर्जा होगी, क्या, जितनी ज्यादा आयनन ऊर्जा होगी तो क्रियाशीलता उतनी ही कम होगी। ये तो आपको समझ में आता ही है, ये उल्टा होगा इसका। अगर आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी तो क्रियाशीलता कम होगी। तो आप खुद देख लीजिए, लेफ्ट टू राइट, सॉरी ऊपर से नीचे जाते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार में क्या होती है, वृद्धि। आपको पता है आकार में वृद्धि हो गई। जैसे हम समझ लेते हैं, देखिए लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। अब देखिए ऊपर से नीचे जाते हैं तो मैंने आपको बताया था कोश में क्या होती है, यानी सेल में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी ऊपर से नीचे गए तो क्या हो गया, आकार में वृद्धि। ये आपको पता है, आकार क्या हो गया, बढ़ गया। जब आकार बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम। तो मैंने क्या लिख दिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, कम। अब देखिए ऊपर से नीचे आए तो आयनन ऊर्जा हमारी क्या हो गई, कम। और अभी अभी मैंने बताया आयनन ऊर्जा क्रियाशीलता की उल्टी होती है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी रिएक्टिविटी का उल्टा होता है। तो देखिए आयनन ऊर्जा अपनी क्या हो रही है, कम। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं आयनन ऊर्जा क्या हो गई, कम। अगर आयनन ऊर्जा कम होगी तो क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा। तो देखिए लेफ्ट टू राइट गए, मतलब ऊपर से नीचे, यहाँ पे क्या होगी, क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। अब क्यों हुई आपको पता चल गया। देखिए क्रियाशीलता का क्राइटेरिया क्या था, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा की क्रियाशीलता उल्टी होती है। अगर आयनन ऊर्जा घटेगी तो क्रियाशीलता बढ़ेगी। अब आयनन ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है, आकार पे। तो देखिए ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम। आयनन ऊर्जा कम होगी तो आयनन ऊर्जा कम तो क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, ज्यादा, यानी रिएक्टिविटी हमारी क्या हो गई, ज्यादा। तो ये हमने क्राइटेरिया रखा आयनन ऊर्जा को क्रियाशीलता से समझने के लिए, क्रियाशीलता को आयनन ऊर्जा से समझने के लिए हमने एक क्राइटेरिया रखा और उसे हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी का कैरेक्टर या रिएक्टिविटी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब हम चलते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, वो है एयर से रिएक्शन, यानी वायु के साथ कैसे कोई भी मेटल रिएक्ट करती है। तो देखिए जो क्षारीय धातुएं होती है वो एयर के साथ जब रिएक्शन करती है तो उनका कलर क्या, थोड़ा मलिन हो जाता है, जिस कारण हम इन्हें खुला नहीं छोड़ते। अभी अभी मैंने बात करी थी क्या, कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा, यानी बहुत ही ज़्यादा क्रिया कर सकती है। अब अगर कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिया कर रहा है तो उसे हम वायु में खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वायु में खुला छोड़ते ही वो क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी बहुत ही फटाफट, और वो मेटल क्या हो जाएगी, ऑक्साइड की परत बना लेगी। इस कारण हम इन्हें सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के तेल या पैराफिन मोम के साथ ही रखते हैं, ताकि ये वायु के साथ क्रिया ना कर सके। आपको ये लाइन ध्यान रखनी पड़ेगी कि मिट्टी के तेल या पैराफिन मोम में किसको रखा जाता है, क्षारीय धातुओं यानी एल्कलाइन मेटल को रखा जाता है। अब देखिए ये जो तत्व होते हैं आर्द्र हवा से अभिक्रिया करके कार्बोनेट बना लेते हैं। अभी क्या करते हैं, एयर से रिएक्शन पढ़ना है, तो ये क्या करते हैं, आर्द्र हवा से अभिक्रिया करके कार्बोनेट बना लेते हैं, यानी 4Na। देखिए ये मैंने एक मेटल ली है, अब मेरे को क्या कराना है,
एयर से रिएक्शन करानी है तो हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो देखिए 4Na जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, 2Na2O। तो दिख रहा है आपको, मैंने क्या ली थी, एक मेटल ली थी। जब मेटल ने वायु के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बनाया, 2Na2O। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, जब इस Na2O की रिएक्शन, इस Na2O की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, वाटर ऐड कर लिया। आपको ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो मुझे क्या मिल जाएगा, NaOH, यानी मुझे क्या मिल गया, क्षार, यानी बेस मिल गया। ये मुझे क्या मिल गया, बेस मिल गया। तो अब देखिए अब क्या होता है, जैसे ही हम NaOH, अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई है, जैसे ही NaOH की CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, इस NaOH की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, CO2 के साथ करवा दी, तो क्या बनेगा, Na2CO3। क्या बनेगा, Na2CO3। ये क्या बन गया, हमारे कार्बोनेट, यानी धातु का क्या बन गया, कार्बोनेट बन गया, और साथ में क्या निकल गया, H2O। तो देखिए आपको समझ में आ रही है रिएक्शन। मैंने क्या लिया, स्टार्टिंग किससे करी, मैंने मेटल से करी। और मेटल कौन सी है, क्षारीय धातु या एल्कलाइन मेटल। ये मैंने लिया, इसके कितने मोल लिए मैंने, 4 मोल लिए। इसकी जब मैंने रिएक्शन कराई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्शन करवाई तो क्या बना, 2Na2O। इस Na2O की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ करवाई तो क्या बना, NaOH। और NaOH की जब मैंने रिएक्शन CO2 के साथ करवाई तो क्या बना, Na2CO3। और Na2CO3 हमें क्या मिल गया, कार्बोनेट मिल गया। यानी ये जो मेटल्स होती है वो किसका निर्माण करती है, कार्बोनेट का। ये जो मेटल होती है वो ऑक्साइड बना के कार्बोनेट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कार्बोनेट्स का निर्माण करती है। पहले तो क्या बनाएगी, ये ऑक्साइड बनाएगी, ये वाला। उसके बाद उस ऑक्साइड में जो वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा। और NaOH के बाद हम उसमें CO2 ऐड करेंगे तो कार्बोनेट बनेगा। यानी फाइनली हमें क्या मिल जाता है, कार्बोनेट मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो ऑक्साइड व नाइट्राइड देते हैं जबकि अन्य तत्व केवल ऑक्साइड देते हैं। अब हमारे यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो ऑक्साइड व नाइट्राइड दोनों देते हैं जबकि बाकी सभी तत्व ओनली ऑक्साइड देते हैं। तो देखिए अभी अपन ने बात करी कि ये सोडियम लिया था मैंने, यहाँ पे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Na2O। ओनली क्या बना रहा है, ये ऑक्साइड बना रहा है। लेकिन मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो इस ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनाए, नाइट्राइड भी बनाए। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिथियम। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिथियम क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड भी बनाता है और नाइट्राइड भी बनाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ऑक्साइड भी बनाता है, नाइट्राइड भी बनाता है, कौन, लिथियम। जबकि बाकी सारी जितनी भी मेटल्स है, क्षारीय धातुएं जितनी भी है, इसको छोड़ के वो सब ओनली क्या बनाएंगी, ऑक्साइड बनाएंगी। जबकि लिथियम क्या बनाता है, ऑक्साइड के साथ साथ नाइट्राइड भी बना लेता है। अब हम बात करते हैं क्षारीय मृदा धातुओं की। तो देखिए बेरिलियम के अलावा अन्य सभी क्षारीय मृदा धातुएं वायु में मलिन हो जाती है। यानी यहाँ पे क्या होगा, बेरिलियम वायु के साथ इतना रिएक्शन नहीं करेगा जितना बाकी सभी धातुएं करेंगी। तो बाकी सभी धातुएं तो रिएक्शन करेंगी जबकि बेरिलियम रिएक्शन नहीं करेगा एयर के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बेरिलियम रिएक्शन इतना अच्छे से नहीं कर पाता जबकि बाकी सारे जो एलिमेंट होते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो अच्छे से रिएक्शन कर पाते हैं। इसका कारण क्या है, अभी अभी बताया कि बेरिलियम क्या होता है, बहुत ही कम क्रियाशील होता है। जबकि ये जो बाकी सभी धातुएं होती है वो क्या होती है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नम वायु में यानी एयर में बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स क्या बना लेती है, कार्बोनेट बना लेती है। क्या बना लेती है, कार्बोनेट। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि नम वायु में बेरिलियम के अतिरिक्त सभी कार्बोनेट में परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि क्षारीय मृदा धातुओं में से एयर में कौन नहीं रिएक्शन करेगा, तो वो कौन हो जाएगा, बेरिलियम रिएक्शन नहीं करेगा। और बाकी सभी मेटल्स यानी मैग्नीशियम, कैल्शियम, जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या करेंगी, रिएक्शन करके क्या बना लेंगी, कार्बोनेट, यानी इनडायरेक्टली पहले बनाएगी ऑक्साइड वगैरह और फाइनली क्या बना देगी, कार्बोनेट बना लेगी इसी की तरह। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज सेकंड कंप्लीट। यानी फर्स्ट हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या थी, क्रियाशीलता, और सेकंड क्या है हमारे एयर के साथ